नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप लोगों सभी लोगों को पता है कि इस समय हम लोगों की इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की एमसीक्यू की क्लास जारी है और उसी सीरीज में आप आज हम जो है पुनः आगे बढ़ेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हो कि आज हमारा लगभग स्टार्ट होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी पिछले के 2-3 चैप्टर केबल, वायरिंग, ज्वाइंट्स, औजार वगैरह, टूल्स वगैरह सारी चीजें, सेफ्टी डिवाइस, हर एक चीज हमने क्या है लगभग कवर कर लिया है। ठीक है भाई, चलो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कि आप अपने एग्जाम के लिए काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो। तो आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि वो अपने लिए जो मैं करा रहा हूँ वो तो ठीक है, बट अपने आप से भी कुछ करना चाहते हैं, यानी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को काफी बेहतर करना चाहते हैं, तो उन भाइयों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या करोगे। सबके मोबाइल में गूगल वगैरह, क्रोम वगैरह आप जाओगे और सर्च बार में क्या टाइप करोगे, globaliti.org। और जैसे ही आप ये सर्च करोगे, जैसे आपके सामने इस समय स्क्रीन खुल कर आई है, सेम टू सेम यही स्क्रीन आपके भी स्क्रीन पे खुल के आएगी। और आप यदि चाहते हो, जैसे दिया आईटीआई मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट देना चाहते हो या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, कोई सिलेबस वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हो, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट पर मिलने वाली है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल आईटीआई आपके साथ है हर एक आपकी परेशानी में। ठीक है, तो परेशानी वैसे तो होगी नहीं, हमें तो काफी परेशानी होगी भाई। ठीक है, चलो। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि 100 वाट बटे 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखो, कोई सा भी आप बल्ब वगैरह लेने जाओगे मेरे भैया, तो उस पर ध्यान देना कि ये चीज लिखा होता है, ये चीज लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि ये बल्ब की रेटिंग दी है कि उसको बल्ब को जो है 250 वोल्ट देना है और उसकी जो पावर रेटिंग है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, प्रतिरोध। तो क्या आपको ये नहीं पता है कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। जिन भाई को नहीं पता होगा लिख लेगा, जिन भाई को नहीं पता होगा लिख लेगा कि पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस, या इसको आप तो रेजिस्टेंस ये भी लिख सकते हो, ये आर इधर चला जाएगा, पी नीचे चला जाएगा। आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, क्या हो जाएगा भैया, वी स्क्वायर बाई पी। ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले पे आपको रखना है और कुछ करना नहीं है। तो पी का मान दिया है 100 वाट और वोल्टेज का मान दिया 250 वाट। ठीक है, तो आप आर रख दो वी स्क्वायर बाई पी से। वी स्क्वायर का मतलब 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 250, 250 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 250 बटे पी। पी का मान 100 दिया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 गुणे 25 आप करोगे आएगा 625 ओम, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर है। ठीक है, चलो, इसमें तो कुछ पार था नहीं मेरे ख्याल से। चलो अगला देखो, which law state that in closed electrical circuit the applied voltage is equal to the sum of the voltage of, यानी यह कौन सा नियम बताता है कि किसी भी सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज है वो उस सर्किट में सभी वोल्टेज ड्रॉपों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने एक सर्किट बना दिया, सपोज दैट मैंने 220 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई दे दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और एक ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके दुनिया भर के मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस लगा दिया। सबका कुछ न 10, 5, 15, 20 जो भी इसका मान है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि यही कि जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो इन सभी में रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। तो आपको पता है ये कौन सा बताता है, केवीएल। क्या बताता है, केवीएल, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या भैया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कौन सा लॉ होता है, दूसरा लॉ होता है। क्या कौन सा लॉ होता है, किरचॉफ का दूसरा लॉ होता है। देखो, किरचॉफ ने सर्किट से संबंधित दो नियम दिए थे, एक केसीएल और एक केवीएल, एक केसीएल और एक केवीएल। तो केसीएल और केवीएल का मतलब ये है कि किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का करंट लॉ यानी धारा संबंधित नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली सभी धाराओं का अंतर शून्य होता है। क्या, किसी भी बिंदु पर यानी नोड पर, बिंदु नहीं सॉरी, नोड पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का योग शून्य होता है।
ठीक है भाई। चलो, ये आपका केसीएल कहता है, ये केसीएल कहता है। और केवीएल क्या कहता है, मैं बता दिया कि किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज का जो मान होगा वो सभी लोड में यानी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। तो ये कौन सा नियम है, दूसरा नंबर। पहला नियम क्या है, केसीएल, केसीएल आपका पहला नियम है। केवीएल यानी वोल्टेज लॉ आपका दूसरा नियम है। तो देख लो भाई दूसरा नियम क्या है, यही वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होगा। अगर यहीं पे करंट के बारे में कहता तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होता। और रेजिस्टेंस, ओम का नियम और रेजिस्टेंस का नियम एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। आप सारे भाइयों को पता होगा कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित न किया जाए, भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है द्रव्यमान, ताप, ठीक है, ताप, दाब, ये सब सारी चीजें। तो बहुत, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में यदि ताप वगैरह चेंज न किया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है इतना होता है, R इक्वल टू V बाई आई होता है। यानी उसका जो प्रतिरोध होता है उसमें प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बोलता है ओम्स का नियम, ठीक है, यानी R इक्वल टू V बाई आई। तो खैर हमको तो ये पूछा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, दिया है 200 वाट बटे 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट के सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति कितनी होगी। देखो मेरे भाई, मैं एक अभी बता रहा हूं, एक चीज, उस कॉन्सेप्ट को आप समझो। उससे आपको सीरीज में दे, पैरेलल में दे, दो चार दे, कभी पूछता है कि जो है कि 60 वाट के, 40 वाट के, 100 वाट के ऐसे बल्ब लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, समांतर में लगे हैं, कौन सबसे ज्यादा जलेगा, कौन सबसे कम जलेगा, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। देखो आपसे बोला है 240 वोल्ट और 200 वाट। इस जब कहीं भी ध्यान रखना, जब कहीं भी किसी भी बल्ब की रेटिंग दी होती है तो वहां से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हमेशा और हमेशा निकालना, वो क्या निकालोगे, उसका रेजिस्टेंस। क्या निकालोगे, उसका रेजिस्टेंस निकालोगे। किससे, जो बल्ब की रेटिंग दी है। तो देखो इसका बल्ब की पहले रेटिंग निकालो। रेटिंग क्या है, R इक्वल टू अभी बताया था V स्क्वायर बाई पी। इसको, इस फार्मूले को रट लेना, ये आपसे बार बार मिलने वाला है। V स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 240 गुणे 240 बटे P का मान 200, 200, दो शून्य कट गया, 2 से 24 कट गया, 12 12 आ गया। इसका मतलब 12 गुणे 24, 12 गुणे 24, ये आपका एक प्रतिरोध का मान आ गया। लेकिन क्या है कि इतने के दो बल्ब, इसका मतलब अगर सपोज दैट मैंने एक सप्लाई दिया तो एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस क्या है 12 गुणे 24, मैं गुणा नहीं कर रहा हूं सरलता के लिए। फिर बोला है कि दो बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं, किसमें, सीरीज में। मैंने एक सीरीज में और जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है भैया 12 गुणे 24, ठीक। अब ठीक, चलो ऐसे यहाँ पर किसमें सप्लाई वोल्टेज का मान भी दिया है 240 वोल्ट। कितना दिया है 240 वोल्ट। आपसे पूछा है कि कुल शक्ति ज्ञात करो। आप बताओ, जब इस सर्किट का आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो क्या इसी फार्मूला से आप शक्ति नहीं निकाल सकते। रेजिस्टेंस टोटल क्या होगा, आपको पता है कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं वो आपस में डायरेक्टली जुड़ते हैं। यानी यदि सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई। अगर यही चीज पैरेलल में होता तो क्या होता, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई में रहता है हमेशा, ठीक है। चलो तो ये भाई दिया आपका किसमें, सीरीज में दिया है। किसमें दिया भैया, सीरीज में दिया है। जब सीरीज में दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो। अब इन दोनों को जोड़ो, जैसे मैं बताऊं ये ए है, ये ए है, तो टोटल क्या होगा, ए प्लस ए बराबर 2 है, यही तो होता है। तो मैं इसलिए गुणा नहीं कर रहा हूं कि डायरेक्टली 2a करो। इसका मतलब 2 इंटू ए का मान, ए का मतलब 12 गुणे 24। अब टोटल कर दो, क्या हो जाएगा 12 दूनी 2 गुणे 12 गुणे 24 बराबर 24 गुणे 24। मैं गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। चलो अब आपसे टोटल पावर का मान पूछा है पी का मतलब भी पता है v स्क्वायर बाई आर। v का मान दिया है 240, यानी 240 स्क्वायर का मतलब एक बार पुनः 240 और r टोटल आपने अभी अभी निकाला है 24 गुणे 24। आप करोगे सर 24 दहा में 240, 24 दहा में 240। आप कहोगे सर मेरा तो आंसर 100 आने वाला है। क्या भैया 100 आने वाला है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। जिन भाइयों को क्लियर नहीं होगा, हमेशा और हमेशा अभी फिर से बता दे रहा हूं कि जब किसी भी बल्ब की रेटिंग दी हो, वहां सिर्फ और सिर्फ उसका रेजिस्टेंस निकालो। उसके बाद उसको ये सोचो मत ही कि वो रेजिस्टेंस है, बल्ब है, ये मत सोचो। वो सोचेगा सिंपल सा रेजिस्टेंस है बस, और कुछ नहीं। बस रेजिस्टेंस जैसे आप क्या रेजिस्टेंस में पावर निकालना, करंट निकालना, वोल्टेज ड्रॉप निकालना नहीं जानते? सब लोग जानते हो। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखो, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT of the three रजिस्टर R1, R2 and 3 are connected in parallel। अभी मैं बताया कि पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में यानी यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 जो है कि समांतर में जुड़े हो, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या मैं अभी ये नहीं बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में हो, उनका मान 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसा होता है। अभी अभी मैं बताया। तो आपसे तो R इक्विवेलेंट का मान पूछ रहा है, इसका मतलब R इक्विवेलेंट निकालना हो तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करोगे तो R इक्विवेलेंट आएगा, यानी 1 बटा, तो इसको भी तो 1 बटा करना पड़ेगा। 1 बटा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है भैया, चलो जिन भाई को कोई दिक्कत होगा मुझे बताएगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा होगा भैया? बेस्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा भैया। चलो अगला क्या है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओ मीटर अक्रॉस ओपन सर्किट R2। देखो देखो किसकी रीडिंग पूछा है? ओ मीटर की ना। ठीक है, आप जान जो ओ मीटर क्या मापता है? रेजिस्टेंस मापता है। क्या मापता है भैया? रेजिस्टेंस मापता है। ठीक, जब आप जानते हो कि ओ मीटर क्या मापता है? रेजिस्टेंस मापता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो, यदि कोई लाइन शॉर्ट सर्किट हो, तो वहां का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। इसका मतलब R = 0 कब होगा? जब वो शॉर्ट सर्किट हो या फिर जुड़ा हुआ। लेकिन यदि एक तार यहाँ जा रहा है, बीच में से बेचारा टूट गया, ओपन हो गया, बेचारा टूट गया, ओपन हो गया, इसका मतलब इसमें करंट कोई फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस अनंत होगा। इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस अनंत होगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। देखो अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये आपका एक अमीटर है, यहाँ पे ऐसे गया, जो भी रजिस्टर है यहाँ पे लिखा है कि ओपन, यही है ओपन रेजिस्टेंस। क्या भैया? ओपन रेजिस्टेंस। और इसके पैरेलल में क्या लगा दिया आपने? ओम मीटर लगा दिया। क्या भैया? ओम मीटर लगा दिया। अब आप बताओ कि यदि ओपन सर्किट है तो क्या अभी मैं बताया कि ओपन सर्किट हो तो रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट है तो कोई करंट नहीं बहेगी, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब अनंत होगा। जब कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी तो करंट 0, रेजिस्टेंस अनंत हो गया। करंट फ्लो 0 हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अनंत हो गया। तो आप बताओगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? आप बताओगे सर जो अनंत दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। तो इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर शून्य रीडिंग कब बताता? शून्य रीडिंग कब बताता? जब ऐसे तार बिल्कुल भी टूटा ना होता, यहाँ पे आपने एक मीटर लगा दिया तो ये यहाँ का करंट बिल्कुल करंट जाता और कोई भी रेजिस्टेंस ना होता, तो यहाँ रेजिस्टेंस लगभग 0 के आसपास होता, तो ये 0 रीडिंग देता। ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखो। अगला एक व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। यानी कोई कंडक्टर है, उसकी डायमीटर को यानी क्या क्या बोलते हैं भाई, व्यास को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आप बताओ। देखो एक फार्मूला होता है R = ρL/A। ρL/A मैंने मान लिया पहले मेरा प्रतिरोध R1 था, पहले मेरा लेंथ L1 थी, पहले मेरी एरिया A1 था। बाद में दोगुना करने पर मेरा प्रतिरोध मैंने मान लिया R2 हो गया, मेरी लेंथ L2 हो गई, मेरी जो एरिया थी वो क्या हो गई? A2 हो गई। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि भाई तार को खींच दिए, पतला हो गया, लेकिन मोटाई कम हो गई अर्थात, लेकिन लंबाई बढ़ गया। तार को कंप्रेस कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई तो कम हो गई लेकिन तार मोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि तार को खींचो या फिर कंप्रेस करो, लंबाई चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, लेकिन उसका आयतन कभी चेंज होने वाला नहीं है। आयतन चेंज नहीं होने वाला है, इसका मतलब क्या है? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब ये क्षेत्रफल तो है, ये एक लंबाई और गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आयतन हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो आयतन था वो दूसरे वाले आयतन के हमेशा हमेशा क्या होगा?
इक्वल होगा, आप यहाँ से L1 और L2 का मान निकालोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो A2 बटे A1 आने वाला है। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि यदि जो तार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर पाई D1/2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कहां से नहीं समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं भैया, डी मैंने उसकी डायमीटर मानी है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है। रेडियस क्या होता है, दोगुना होता है। इसका मतलब रेडियस क्या होता है, D/2 होता है, यही तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, इसलिए मैंने डी के फॉर्म में लिखा है। आप यहां से बोलोगे सर D2/2 का होल स्क्वायर। आप, हाँ भाई एक सेकेंड, ठीक है चलो। आप बोलोगे सर पाई से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन D1 का स्क्वायर बटे D2 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, बराबर L1/L2। ठीक है चलो, अब आपने L1/L2 के लिए क्या किया, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले जो था ठीक, अब आपको क्या करना है, व्यास को दोगुना करना है। इसका मतलब जो D1 तो D1 स्क्वायर रहेगा, ठीक है, लेकिन D2 को क्या करना है, 2D करना है। पहले का दोगुना करना है, तो क्या होगा, L1 बटे L2 बराबर D1 स्क्वायर बटे 2 का 4, 2 दम 4 D1 स्क्वायर, D1 D1 से कट जाएगा। आप बोलोगे सर L1 बटे L2 बराबर तो 4 आ रहा है। आप बोलोगे सर L1 और L2 का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है चलो, मैं आपसे पूछता हूं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा R है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के और एरिया के, लेंथ के और एरिया के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है भैया कि जब आपने आपने क्या किया, उसकी व्यास को दोगुना किया, यानी व्यास को दोगुना किया, यानी व्यास को दोगुना करने का मतलब क्या, मोटाई बढ़ाया, मोटाई बढ़ने का मतलब क्या, एरिया बढ़ाया। अब बताओ, एरिया बढ़ रहा है, एरिया क्या है, बढ़ रहा है, लेंथ क्या है, घट रही है, लेंथ क्या है, घट रही है। अगर यहाँ पर L2 का मान निकालो, क्या हो जाएगा, L1/4 आ गया। L2 का मान मतलब यहाँ पर मान निकालो, क्या आ गया, L1/4 आ गया। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब है कि पहले हमारा जो पहले रजिस्टर, पहले हमारा L1 लंबाई था तो R1 था, आज मेरा जो R2 प्रोपोर्शनल होगा किसके, L के। लेकिन जो आज वो L है वो कितना है, लेकिन जो आज वो L है वो क्या है, वो पहले L1 L2 है, और जो यही L2 है L1 का क्या है, 1/4 है। L2 होगा, L2 का मान क्या है, L1/4। इसका मतलब यह है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है पहले का 1/4 हो गया, पहले का क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो देख लो किसमें 1/4 घट रहा है मेरे भाई, इंक्रीज टू 2 टाइम्स, नहीं गलत बात है, डिक्रीज टू 4 टाइम, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। डिक्रीज टू हाफ टाइम गलत बात है, नो चेंज इन वैल्यू भाई तो गलत बात है। ठीक है, तो हमें कैसे हो रहा है चीजों को समझ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर है। चलो अगला देखो, चलो अगला क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर, यानी जो चित्र में दिखाया गया रजिस्टर वो क्या है। तो देखो भाई, ये आपका कौन सा रजिस्टर है, ये आपका कौन सा वायर बाउंड रजिस्टर है, क्या भाई, वायर बाउंड रजिस्टर है। ठीक है चलो, तो ये आपका कौन सा वायर बाउंड रजिस्टर, इसमें तो भाई कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन देखो, वायर बाउंड, देखो वायर बाउंड को रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि एक मतलब इंसुलेटर में होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, वायर को हम बाउंड करते हैं। ठीक है, वो वायर बाउंड रजिस्टर होता है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड, यानी कलर कोडिंग मेथड के द्वारा जो रेजिस्टेंस है उसका मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है भैया, फाइंड आउट करना है। उसके पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं, क्लियर तो नहीं दिख रहा, देखो ये सिल्वर लिखा है, ये क्या लिखा है, ब्लू, ब्लू है ना, ये ब्लू है। चलो, और ये क्या है, हाँ भाई ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। चलो पहला तो क्लियर हो रहा है, रेड, क्या है, रेड है। ठीक है चलो, ये आपका हो गया, ठीक है रेड। उसको बताने से पहले मैं आपको जो है कि एक चीज बता देना चाहता हूँ। कलर कोडिंग का क्वेश्चन जिस भाई को नहीं आता है, मैं उसको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखो इसके
थोड़ा सा कलर कोडिंग के बारे में समझो। मैंने एक चित्र आपके एक जो है कि फार्मूला वर्ग लिखा है, देखो इसको बोलते हैं बीबी रॉय जीबी वेरी गुड वाइफ और गोल्ड सिल्वर, ठीक है, यही है। इससे आप क्या करोगे, यही है। बी से मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। जिस भाई को नहीं पता होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है डिजिट, डिजिट सबका नंबर लिखा है, मैंने लिखा है मल्टीप्लायर, उसका सबका नंबर लिखा है, लास्ट में टॉलरेंस लिखा है, उसका सबका नंबरिंग मैंने लिखा है। देखो जब तक कितने बैंड तक, 5 बैंड तक। बैंड का मतलब समझो, जैसे मैंने एक रजिस्टर बना दिया, उस पे 1 2 3 4 5 तो कलर कोडिंग होती है। कितनी, कम से कम 5, मतलब कम से कम तो 2 ही, एक भी हो सकता है, अलग मैटर है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 होता है। और लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 ही की। जो छठा होता है, अभी मैं बता रहा हूं कि जो छठवां होता है वो किसको बताता है, ताप गुणांक को बताता है। किसको बताता है भैया, ताप गुणांक को बताता है। वो मैं इसलिए इसमें बना नहीं रहा हूं, लेकिन जो ठीक है। उसके बाद जो 5वां है, लास्ट से हमेशा लिखते हैं, वो हमेशा और हमेशा टोलरेंस को बताता है। किसको बताता है, टोलरेंस को बताता है। इसका मतलब यह है कि लास्ट वाला टोलरेंस बता रहा है, ठीक। इसका मतलब है कि जैसे आप पीछे चले जाओ तो लास्ट वाला सिल्वर है, सिल्वर टॉलरेंस को बताएगा, और टॉलरेंस सिल्वर का मैंने लास्ट में लिखा है कि 10%, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10%। क्या लिखोगे, 10%। उसके बाद आप लगाओगे प्लस और माइनस, उसके बाद क्या लगाओगे, प्लस और माइनस। उसके बाद देखो, उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो दूसरा का बैंड है वो क्या बताता है, मल्टीप्लायर। क्या लिखा है, बताता है भैया, मल्टीप्लायर बताता है, मल्टीप्लायर बताता है, ठीक है। मल्टीप्लायर का मतलब ये 10 घाते 0, 10 घाते 1, 10 घाते 2। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में मैं यदि मल्टीप्लायर की बात करूं तो देखो ये लिखा है ऑरेंज। एक सेकंड में देख लेता हूं चलिए क्या लिखा है। ठीक, चलो ये ऑरेंज लिखा है। क्या लिखा भैया, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज लिखा है। तो देखो ये ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है, आप बोलोगे सर ऑरेंज का मल्टीप्लायर तो 10 घाते 3 है। आप बोलोगे सर इसका क्या है, 10 घाते 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 10 घाते 3। क्या लिखोगे भैया, 10 घाते 3, फिर जिसका चिन्ह लगाओगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे। उसके बाद जितने भी आगे आएंगे कलर, सबका जो है कि नंबरिंग लिखते जाना है चुपचाप। जैसे जैसे इसमें क्या दिया है, ब्लू है, इसमें क्या है, ब्लू है, तो आप बताओगे सर कि ब्लू का क्या होगा। आप बताओगे सर ब्लू का तो यहाँ पे 6 दिखा रहा है डिजिट, पहला लास्ट वाला टॉलरेंस, उसके बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद डिजिट। आप बताओगे क्या बता रहा है सर, ये तो जो है कि 10 घाते 6 बता रहा है, सॉरी 6 बता रहा है, तो आप 6 लिखोगे। उसके बाद क्या, लास्ट क्या बता रहा है, आर, आर मतलब रेड, रेड आप बताओगे रेड का सर ने क्या बताया है, आप कहोगे सर रेड का तो आपने डिजिट 2 बताया है, रेड का तो डिजिट आपने 2 बताया है, तो यही आपका आंसर है। 26 वे 10 घाते 3 प्लस माइनस 10%, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कोशिश कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैक्सिमम 6 बैंड 6 कलर कोड होता है, उससे ऊपर नहीं। 6 में जो यदि हो 6वां कलर कोडिंग है वो क्या बताएगा, तापमान को, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। उसके बाद हमेशा याद रखना, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, आगे से कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 5वां होगा यानी 6 के जस्ट बाद वाला, उसको वो हमेशा क्या बताएगा, आपका जो है कि टॉलरेंस को। उसके जो पहले होगा वो क्या बताएगा, मल्टीप्लायर को। बाकी सारे के सारे जितने भी आगे आ जाए 1 2 3 नंबर, सब क्या बताते हैं, डिजिट को, ठीक है। चलो अगला देखो भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या बताया यहाँ पे, 26 गुणे 10 घाते 3 प्लस माइनस क्या भाई, 26 गुणे 10 घाते 3 प्लस माइनस 10%, यानी बी आपका बेस्ट आंसर है। बी आपका बेस्ट आंसर है, रटने वाली चीज नहीं है। जो भाई को नहीं पता, एक बार फिर से इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले लेगा। मैं जरा सा 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं, ठीक है भाई। चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगला देखो, अगला दिखा रहा है कि ओमीटर में रेखीय क्रम में क्यों सम्मिलित किया जाता है, मतलब वाई द ओमीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल।
अभी देखो नॉन लीनियर स्केल का मतलब क्या होता है जरा समझो। नॉन लीनियर स्केल का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक स्केल बना दिया, कभी कभी ध्यान देना कि सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे जो है कि 200 तक गया है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है काफी नजदीक नजदीक होता है, फिर काफी नजदीक नजदीक होते होते जब लास्ट में जाएगा तो काफी दूर दूर तक हो जाता है, काफी दूर दूर तक स्केल हो जाती है। ठीक है, तो जो इसी को क्या बोलते हैं नॉन लीनियर, क्या बोलते हैं नॉन लीनियर, क्या बोलते हैं भैया नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आर आपको जानते हो कि प्रोपोर्शनल टू 1/i होता है। क्या होता है 1/i, इसका मतलब जिस भी सर्किट में जितना अधिक करंट होगी उतना ही कम क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस होगा। इसलिए इसीलिए हमेशा इसको क्या करते हैं नॉन लीनियर रखते हैं। देखो भैया किसमें दिखा रहा है कम कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन है क्या है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दोनों में डायरेक्टली दिया है। चलो देखो एक एक को इनवर्सल कर लेना, क्या इसको लिख लो इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है भाई 1/, और डायरेक्टली है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो दूसरा ऑप्शन क्या है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट क्या है भाई एक सेकंड, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट इज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर। ठीक है भाई, चलो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर। ये तो करंट क्या होता है ना, लेकिन रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और आपसे कभी कभी पूछ देता है कि एक सब देखा ओम मीटर दो दो प्रकार का होता है, मतलब यदि ओम मीटर की बात करें तो एक सीरीज ओम मीटर होता है, एक शंट ओम मीटर होता है। ठीक है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना कि जो सीरीज ओम मीटर हो वो प्लस एक जानते हो कि आप एक मेगर होता है, क्या होता है मेगर। मेगर का और सीरीज ओम मीटर का जो स्केल होता है वो किससे स्टार्ट होता है इंफिनिटी से, और खत्म किस पे होता है 0 पे। इसको आप याद रखोगे। जैसे नॉर्मल केसेस में हमारा जो है मीटर वोल्ट मीटर हमारे घरों में होते हैं, तो उसका स्केल का स्टार्टिंग कहां से होता है 0 से, लेकिन ओम मीटर सीरीज ओम मीटर और मेगर का स्केल का स्टार्टिंग कहां से होता है स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी से। ठीक है, चल अगला देखो। चल अगला क्या है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क पीएबी इक्वल टू इतना, क्यूबीसी इक्वल टू इतना, एसएओ इक्वल टू इतना एट द बैलेंस कंडीशन। ठीक है, चलो तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये आरडीसी पूछा है ना, आरडीसी देखो आरडीसी यही है, आरडीसी यही है। ठीक है, उसके बाद आरडीसी के बाद कौन सा दिया है भाई, आरडीसी के बाद एक सेकंड एक्चुअली क्लियर कम हो रहा है, मैं थोड़ा सा देख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बीसी, ये बीसी है ना, तो बीसी आपका ये है ना, ये आपका बीसी, और ये क्या है एडी, ये क्या है एबी। ठीक है, चल ये डीसी बीसी एडी एबी। ठीक, तो देखो आरडीसी का मान पूछा है, यानी इसका मान पूछा है। और आप लोगों को पता होगा कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं तिर्यक मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर आपके हाथों में होगा। जैसे आरडीसी का मान पूछा है तो आरडीसी इंटू आर ए बी इक्वल टू आर ए डी इंटू आरबीसी। ठीक, चलो तो आपको आरडीसी का मान पूछा था, ठीक है, मैंने हमको नहीं पता है भाई आरडीसी का मान, हमको नहीं पता है। आर ए बी का तो दिया है, आर ए बी का कितना दिया है देखो, पी ए बी या फिर आर बी कितना दिया भैया 500, कितना दिया है 500 इक्वल टू एपी का मान दिया है कितना 300 और गुणे 15। ठीक है, तो इसको डबल सुना काट लो, 5 यहाँ 15 कितना आ गया आरडीसी बराबर 9, आरडीसी बराबर कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी नंबर। ऑप्शन नंबर एक सेकंड भाई मत, चलो ऑप्शन नंबर का कौन सही होगा बी नंबर। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टीज,
यानी कौन सा इसमें से मटेरियल है जो कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको देता है। तो पहली मेरे भाई एक बात बताओ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल का या फिर किसी मटेरियल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके 1 डिग्री सेंट बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम करते हैं अल्फा से इंडिकेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। आपसे पूछ रहा है निगेटिव, तो देखो जब मेटल होगा यानी धातु होगी तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई धातु है, जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीज हो गया, सोडियम हो गया, ये सब का तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी पॉजिटिव। लेकिन यदि कोई चीज इंसुलेटर सॉरी क्या है, नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल यानी अचालक, ठीक है, नॉन मेटल है यानी अचालक है, तो वो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। इसका मतलब उसका जो है तापमान बढ़ाओगे तो जो है रेजिस्टेंस घटेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि निगेटिव होगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर किसका होगा, आप बोलोगे सर नॉन मेटल का, तो आप खुद बताओगे कॉपर तो भाई मेटल है यानी चालक है धातु, उसका तो हम जो है काफी अच्छी तरह यूज करते हैं। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो भाई ये भी तो जो है कि धातु हो गया। यूरेका के बारे में मैं अभी डिस्कस ऑलरेडी कर पिछले वीडियो में शायद किया था, या फिर इसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी पता है कि ये भी क्या है, आपका कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर कौन बचा हमारा, माइका। तो माइका हमारा कौन सा आंसर होगा भैया, सही आंसर होगा। कौन सा होगा, माइका सही आंसर होगा। आप अब नॉर्मल कंडीशन में भी जानते हो कि जैसे माइका कहाँ पर यूज होता है, जिसको आप अभ्रक बोलते हो, जो आपकी इस्त्री प्रेस होती है, इस्त्री करते हो, तो इस्त्री के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो प्रेस करता है वो हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक इस्त्री होती है वो क्या होता है, माइका होता है। अगर सोचो उसमें वो धातु होता, ठीक है, धातु होता तो उसमें तो करंट फ्लो हो जाती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो ऐसा नहीं है। तो ये माइका हमारा क्या है भाई, सही आंसर है, जो कि जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये रहा, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ जो होता है उसमें कौन कौन सी जो है कि राशि होती है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है, आर इक्वल टू वी बाई आई, यानी ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज होगा, करंट होगा, देख लो किसमें होगा। यहाँ पे करंट है, वोल्टेज है, प्रतिरोधकता है। देखो प्रतिरोधकता अलग चीज है, प्रतिरोध अलग चीज है। प्रतिरोधकता का मतलब होता है ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, आर का मतलब क्या होता है भैया, प्रतिरोध। लेकिन जो रो होता है ये होता है प्रतिरोधकता, क्या होता है, प्रतिरोधकता, या फिर इसको आपको क्या बोलते हो, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बदल जाता है, क्यों कि उसकी लंबाई बढ़ेगी, एरिया बदलेगा, एरिया मतलब लंबाई, एरिया बदलेगा तो जो है कि रेजिस्टेंस बदलेगा। लेकिन जो रो यानी प्रतिरोधकता है या अपनी विशिष्ट प्रतिरोध है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वह किसी भी कंडक्टर की एक क्वालिटी है, क्या है, क्वालिटी है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो देखो प्रतिरोधकता, इससे पहले देखते मार मत देना भैया, गलत आंसर है। देखो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, सी आपका बेस्ट आंसर है, सी बेस्ट आंसर भाई, यहाँ प्रतिरोध प्रतिरोधकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा है भाई, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्या है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द फिगर, यानी फिंगर में जो R2 रेजिस्टेंस है इसका मान क्या है, यानी इसका मान पूछा है आपसे। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो दिया है 24, यहाँ पे दिया है 15, ये 15 एम्पियर है, यानी 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे 24 वोल्टेज है, और यहाँ पे आर का मान कितना दिया भाई, 4-6 है शायद, चलो क्लियर ही नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 ओम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एकदम सरल विधि बताऊंगा। देखो ये क्या है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, पैरेलल में आपने सप्लाई भी दिया है। हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, समांतर में हमेशा और हमेशा भैया वोल्टेज समान होता है, क्या होता है, वोल्टेज समान होता है सभी में, ठीक है, ठीक है। अब बताओ वोल्टेज समान होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ का वोल्टेज समान होगा, यहाँ का वोल्टेज समान होगा, यहाँ का वोल्टेज समान होगा। इसका मतलब यहाँ 24 वोल्टेज है तो यहाँ भी 24 वोल्ट, यहाँ भी 24 वोल्ट, यहाँ भी 24 वोल्ट। इसका मतलब यह है
कि यहाँ पे अगर सोच लो करंट कितना आएगी, तब जब 6 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करंट कितना आएगा, आप बोलोगे करंट बराबर आई इक्वल टू वी बाई आर बराबर, आप बोलोगे सर 24/6 बराबर 4 एम्पियर। क्या बोलोगे सर, 4 एम्पियर करंट आएगी। ठीक, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना करंट आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो भाई 24/4 यहाँ पे 6 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, चलो, यानी 15 एम्पियर की करंट सोचो, यहाँ पे इस करंट यहाँ पे सपोज ऐसे ऐसे गई, यहाँ इसके 3 रास्ते, इसके 3 रास्ते, एक यहाँ पे 6 एम्पियर चली गई, एक यहाँ पे 4 एम्पियर चली गई, बचा कितना, 6 4 10, बचा 5, यानी 5 एम्पियर फिक्स है कि इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। अब बताओ जब 5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी, 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगी, वोल्टेज दिया है, आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा होता है कांस्टेंट 24, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल टू वी बाई आई, वी बाई आई का मतलब 24/5, 24/5 का मतलब क्या हो जाए, 5 का 20.8, 4.8, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं बताता हूं, हो सकता है मैंने मान गलत लिखा है, एक सेकेंड, मैंने क्या मान एक्चुअली क्लियर नहीं है चित्र में, मान गलत लिखा है। तो ये 24 वोल्ट तो फिक्स है, ठीक है, 24 वोल्ट ये ठीक है, और ये 15 एम्पियर है, ये भी ठीक है, 15 एम्पियर ठीक। देखो अच्छा, ये अगर सपोज 3 था शायद ना, 3, अच्छा मैं करूँ, एक सेकंड रुको। आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई, वी का मतलब 24/15, 24/15 का मतलब 8/3, 3 × 5 = 15, 8/5, सॉरी 8/5, ठीक है, चलो ठीक है, यही है। चलो देखो, ये क्या है आपका, 3 ओम है, ये क्या है, 8 ओम है। ठीक, अब बताओ यहाँ का वोल्टेज बराबर यानी 24 वोल्ट, यहाँ भी 24 वोल्ट और यहाँ भी 24 वोल्ट, यहाँ का करंट तब निकालो, वी बाई आर, वी बाई आर निकालो क्या आ जाएगा, 24/8 बराबर 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 3 एम्पियर। ठीक, यहाँ का करंट निकालो, आई इक्वल टू वी बाई आर, वी मतलब 24, आर का मतलब 3, 3 का मतलब 8। अब बताओ जब 8 एम्पियर की करंट इधर फ्लो, यहाँ से 15 एम्पियर की, 15 फिक्स है, 15 एम्पियर दिख रहा है मेरे को। अब तो जब 15 एम्पियर की करंट यहाँ गई, 3 रास्तों में बटी, भाई मेरे इधर कितना आ रही है, आप बोलोगे सर 8, इधर कितना जा रही है, आप बोलोगे सर 3, यानी 8 और उधर चली गई 3, 8 3 11, बचा 4, क्या बचा 4, इसका मतलब 4 एम्पियर करंट इसमें फ्लो रही है। आप बताओ कि यहाँ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर आर इक्वल टू तो वी बाई आई होता है, अभी मैंने माना, जानते हैं कि पैरेलल में समान होता है, यानी 24 वोल्ट, और आई का मान अभी आप निकाला 4 इक्वल टू 6, इक्वल टू 6, 6 आपका सी नंबर सही आंसर है। तो इस चीज को ध्यान कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं ठीक है थोड़ा बता देता हूँ, ब्लैक, ये आपका जो है कि 8 ओम रहेगा, ये जो है कि 3 ओम रहेगा, ये जो है कि 24 वोल्ट दिया ही है, ये जो है कि 15 एम्पियर, ठीक है भाई। चलो अब जो है सभी लोग समझ लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये कोई शाखा है, जैसे ये मैंने सप्लाई वोल्टेज दे दिया, समांतर क्रम में एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको यदि ओपन कर दिया जाए, ठीक, ये ओपन हो गया, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई जिसमें जो जाएगा वो ठीक है, इसमें करंट नहीं फ्लो होगी भाई, सर्किट क्लोज नहीं है, तो देख लो करंट विल रिमेन सेम, धारा का मान समान रहेगा जी, गलत बात है, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, गलत बात है, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी इसमें धारा नहीं बहेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। चलो भैया अगला देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब वही बताया था रो, इसका मात्रक कई बार पूछा है एग्जाम में, आप लोग इसको रट लोगे, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है भैया, ओम मीटर, ठीक, तो देख लो ओम मीटर किसमें दिखा रहा है, ये था ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ए बी बाकी सारे गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा भाई, चलो, which type of resistor is used for arc quenching protection in AC इन सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर में आर्क को कुचलने के लिए कौन सा जो है कि रजिस्टर प्रयोग किया जाता है, तो एक बार ध्यान रखना, इसको आप रजिस्टर का मतलब होता है VDR, इसको एक इसका नाम और है VDR, जिसको आप क्या बोलते हो,
वोल्टेज वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, क्या बोलते हो भैया, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। और ये इसका मतलब यह है कि इस रजिस्टर में यदि आप वोल्टेज को चेंज करोगे, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, तो इसी का प्रयोग करते हैं किसमें, सर्किट ब्रेकर में आर्क को कुचलने के लिए, ठीक है भाई। चलो, और अगर आपसे पूछ दे इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, आपसे पूछ दे इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, आप बोलोगे सर निगेटिव होता है, आप बोलोगे सर निगेटिव होता है। एक सेंसिस्टर होता है, सेंसिस्टर क्या होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि सेंसिस्टर में आप तापमान चेंज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव होता है, आप क्या बोलोगे सर पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक है थर्मिस्टर, ये भी इसका मतलब समझो थर्मल, थर्मिस्टर का मतलब क्या होता है, थर्मल प्लस रजिस्टर, थर्मल प्लस रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि जो थर्मिस्टर होता है उसमें भी तापमान चेंज करने पर उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। आपसे पूछ दे कि थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, आप बोलोगे सर निगेटिव होता है, ठीक है भाई। चलो अगला लास्ट है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी एलडीआर, ये पूरा क्लियर है कि लाइट पर डिपेंड कर रहा है, यानी प्रकाश पर जो है डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि आप इसमें एलडीआर का जो है कि आप जो है कि यदि लाइट चेंज करोगे इसका क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसमें अगर आप लाइट को बढ़ाओ यानी तीव्रता को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, ए नंबर, कौन सा सही है, ए नंबर। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय कलर कोडिंग, यानी इस कलर कोडिंग द्वारा आपको क्या रेजिस्टेंस का मान को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो ये क्या है, गोल्ड, एक सेकेंड अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं भाई। देखो ये क्या है, इस ये गोल्ड कलर दिया है और ये क्या है, ऑरेंज कलर दिया है, ठीक है। ये कौन सा है, ये वाला तो रेड दिख रहा है, ये कौन सा है, रेड दिख रहा है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा देख बताता हूँ कि एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है ना, ये रेड है, ठीक है। चलो ठीक, देखो आप बताओ, मैं इसको कैलकुलेट करना बताया था, गोल्ड लास्ट वाला क्या बताया था आपको, टॉलरेंस, लास्ट वाला क्या बताया, टॉलरेंस। और टॉलरेंस बताओ मुझे कि गोल्ड का क्या होता है, टॉलरेंस का गोल्ड मतलब गोल्ड का टॉलरेंस क्या होता है, आप सर बोलोगे 5%, मैं लिखवा चुका हूँ पिछले पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। आप बोलोगे सर 5%, उसके देखो ऐसा नहीं आता तो अगर समझ नहीं आता लिख लिया करो, BBROY रॉय, GB वेरी गुड, वाइफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस गोल्ड के लिए 5 होता है, सिल्वर के लिए 10 होता है, तो ठीक है। ये आपका ऑरेंज, ऑरेंज देखो किस नंबर पे है, तो देखो 5% प्लस माइनस, गोल्ड के लिए 5% प्लस माइनस, ऑरेंज के लिए क्या होगा, आप बोलोगे सर ऑरेंज के लिए तो 3 है तो 10 घाते 3 जो कि मल्टीप्लायर होगा, जो कि क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। और ये क्या देखो ग्रीन है भाई, नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड सॉरी, ये क्या है आपका जो तीसरा वाला वो क्या है, ग्रीन है, क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो बताओ ग्रीन के लिए क्या होगा, आप बोलोगे सर ग्रीन के लिए तो 5 होगा, 5 लिख दो भाई। लास्ट क्या है, रेड, आप बोलोगे सर रेड के लिए क्या होगा, आप बोलोगे सर रेड के लिए तो आपने 2 लिखा है, लिख दो भाई। तो 25 गुणे 10 घाते 3 प्लस माइनस 15 देख लो, 22 23 24, ये सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है भैया, आरडीसी का, यानी पुनः एक सेकेंड, पुनः इसी का मान ज्ञात करना है, आरडीसी का। तो इसका मान क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर दो और इसको बटे में कर दो, करो। चलो ठीक है, आरडीसी पी एबी का मान दिया क्या है 400, क्या दिया भैया 400, क्यू बीसी का मान दिया है, क्यू बीसी का मान कितना है भैया, दिया 200, इधर 200, ठीक। यस एओ का मान कितना दिया है, यस
AO का मान दिया है 12, कितना दिया भैया 12। अब कर लो, DC बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल आगे पीछे का 12 गुणे 200 बटे ये 400, इसको करोगे तो 2 दाहम 400, 2 बार यहाँ 6, कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी 6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, यानी देखो क्लियर नहीं हो रहा मैं, लेकिन आपको क्लियर करा देता हूं कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर दिया है, यहाँ पे क्या है एक वोल्ट मीटर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ओपन है, यहाँ पे क्या है ओपन है, तो पूछ रहा है कि उसकी रीडिंग क्या होगी। एक चीज भाई लोग मेरे हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि यदि यदि कोई सा भी सर्किट हो, मेरे से नहीं मतलब कैसा भी सर्किट हो, लेकिन यदि यहाँ पर आपने सपोज 200 की वोल्टेज की सप्लाई दे दी, तो जहां पर वह ओपन होता है, जहां पर ओपन होता है सारा का सारा वोल्टेज वहीं पे आके, सारा का सारा वोल्टेज आके यहीं पे हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 200 वोल्ट है तो फिर से यहाँ पर 200 वोल्टेज होगा ही होगा। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, यदि सर्किट किसी जगह पर ओपन है तो टोटल सप्लाई वोल्टेज आकर वहीं पे स्थापित हो जाता है। तो इसमें आपको क्लियर भले से ना हो रहा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ दिया 18 वोल्ट, क्या है यहाँ पे दिया 18 वोल्ट, तो जो 18 वोल्ट होगा उस लास्ट पे आके क्या हो जाएगा ओपन टर्मिनल पर जो है कि स्थापित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, यानी जो सीरीज सर्किट होती है उसका क्या एप्लीकेशन होता है। तो देखो पहला दिया वोल्ट मीटर संयोजन, जो कि गलत बात है, मैं बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा और हमेशा सीरीज में नहीं समांतर में जोड़ा जाता है। इसको किस में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है, तो ये आपका गलत आंसर है भैया। अगर अमीटर रहता तब तो तुरंत सही हो जाता। ठीक है, दूसरा दिया है घरों में प्रकाशीय व्यवस्था, इस चीज को ध्यान रखना, आपसे पूछता है कि जो घरों की वायरिंग होती है वह किसमें की जाती है, समांतर में या फिर श्रेणी में। तो हमेशा और हमेशा याद रखना कि घरों में जो वायरिंग होती है वो हमेशा समांतर में की जाती है, तो ये आपका किसमें किया जाता है समांतर में, और समांतर क्वेश्चन पूछा है नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है शंट रजिस्टर या अमीटर। आप यदि अमीटर पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि जो अमीटर की रेटिंग रेंज करंट मापने की रेंज बढ़ाने के लिए हमेशा और हमेशा हम एक शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं, और शंट प्रतिरोध, शंट का मतलब ही होता है पैरेलल। आपको यदि कहीं कोई शब्द शंट दे दे या फिर पैरेलल दे दे, ठीक है, इस चीज से आपको घबराना नहीं भाई, पैरेलल बहुत दूसरी चीज है, शंट दूसरी चीज ना, शंट ही पैरेलल एक ही, दोनों एक ही चीज है। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या बता रहे हैं, मल्टीप्लाई रजिस्टर ऑफ वोल्ट मीटर, जो कि सही आंसर है। इसका मतलब यह है कि समझो मेरे भाई, जो अमीटर होता है, मैं अभी बताया कि उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए शंट में या फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है, उसमें हमेशा और हमेशा वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हमेशा और हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हमेशा और हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को जो है कि अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।